अच्छा, तो मैंने अब आपको ये सोचा है कि थोड़े से फेजेस जो हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के वो भी आपको पढ़ा दूं साथ, ताकि आप लोगों को अगर कोई रिलेशन समझने में इशू हो रहा है वो आपको खत्म हो जाए, क्योंकि कल कहा गया था जी कि थोड़ा सा हमें और डेटा और मटेरियल चाहिए। तो इसमें यह है कि जब हम पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के फेजेस को पढ़ेंगे तो इससे ये एटलीस्ट हमें आइडिया होगा कि क्या मामला रहे हैं और क्या हिस्टोरिकल फेजेस जो हैं वो रहे हैं हमारे हिस्ट्री। ठीक है जी, सबसे पहले जो है हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो फेज है वो 1947 से 1958 तक का स्टडी करना। अब बहुत से लोगों को तो ये भी मेरा ख्याल है क्लियर नहीं होगा कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। फॉरेन पॉलिसी मैं बहुत सादा लफ्जों में आपको रखूंगा, मैं आपको कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस के अंदर जो कि हमें पढ़ाई जाती हैं चीजें हैं वो मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा उसमें। फॉरेन पॉलिसी इज अ टूल, या फॉरेन पॉलिसी इज अ सेट ऑफ टूल्स। ठीक है, सेट ऑफ टूल्स जो कि इस्तेमाल किया जाता है बाय एनी स्टेट टू अचीव इट्स नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सी बहुत सादा सी बात है। ठीक है, टूल्स टू अचीव द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट आपके मुल्क के, हर मुल्क के अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। तो जो आप नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने के लिए एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसको बेसिकली जो है फॉरेन पॉलिसी का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, अब हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम 1947 में एग्जिस्टेंस के अंदर आते हैं, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के अभी तक चंद फेज रहे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसकी डिटेल स्टडी करनी है तो एक किताब है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार। सीएसएस के दौरान नॉर्मली लोग वो पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड टू अंडरस्टैंड हाउ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अंडरवेंट वेरियस चेंजेस, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आप अब्दुल सत्तार साहब की जो फॉरेन पॉलिसी की किताब है यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर, बेशक उसको ज्यादा डिटेल में ना पढ़े लेकिन आप उसको एटलीस्ट स्किम थ्रू तो कर ही सकते। ठीक है जी, तो 1947 से 1958 पाकिस्तान जो है इट कम्स इनटू बीइंग, और आते ही हमारे सर्टेन इनिशियल डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, पहला जो डिसएडवांटेज हमें होता है वो ये होता है कि हमारे मुल्क के दो यूनिट्स थे, ईस्टर्न यूनिट और वेस्टर्न यूनिट। और ये जो दोनों यूनिट्स थे दे ले ओवर 1,000 माइल्स अपार्ट। ठीक है जी, दोनों यूनिट्स दे ले ओवर 1,000 माइल्स अपार्ट। ईस्टर्न पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान 1,000 माइल्स का फर्क था। और बीच में क्या था, बीच में इंडिया था। देयर वाज अ हॉस्टाइल कंट्री इन बिटवीन, और वो हॉस्टाइल कंट्री क्रॉस करके ही आपको जो है अपने ईस्टर्न विंग में जाना होता। ठीक है, आपका जो है 1947 में जब आप बने आपको ऑपोजिशन शुरू हो गई अपने वेस्टर्न नेबर से, अफगानिस्तान से। उन्होंने आपकी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया, उन्होंने बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट आपके साथ जो है वो उठाए। तो जब हम एग्जिस्टेंस में आते हैं हमारे पास एक लेस फ्रेंडली इंडिया और एक लेस फ्रेंडली अफगानिस्तान होता है। फिर आते ही हमने अगले महीने 2 महीने के अंदर ही वी वेंट ऑन वॉर कश्मीर के ऊपर। और 2 महीने के अंदर अंदर ही विद इन द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंट्री क्या हुआ कि हमारा जो कश्मीर का इशू है वो एरप्ट होके सामने आ गया। और हमारे जो डायनामिक्स है मुल्क के वो मुख्तलिफ हो गए, बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो। ठीक है, तो वी स्टार्टेड ऑफ विद सर्टेन डिसएडवांटेज। एंड नॉट टू फॉरगेट कि ब्लडीएस्ट पार्टीशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हुई थी। ठीक है, ब्लडीएस्ट पार्टीशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हुई। और उस पार्टीशन की वजह से क्या हुआ, उस पार्टीशन की वजह से ये हुआ कि बहुत से लोग जो थे दे वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड इन द अदर कंट्री इंडिया। और इसके साथ साथ हमारे पास जो थे शुरू में इनिशियल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा थी। ठीक है, हमारे पास जो थे वी डिड नॉट हैव इनफ मनी। ठीक है, हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं थे। और हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अच्छे खासे मसाइल थे, गरीब पॉपुलेशन थी। ठीक है, जो लोग वहां से अब यहाँ पे आए थे पाकिस्तान के रीजन के अंदर, हमने उन लोगों को सेटल करना था। तो हमें अच्छी खासी एड चाहिए थी, हमें अच्छे खासे पैसे चाहिए थे, हमें अच्छे खासे रिसोर्सेज चाहिए। तो शुरू के अंदर तो हमारी सारी फॉरेन पॉलिसी जो थी वो इसी के इर्द गिर्द घूमती रही। ठीक है, हम उस टाइम के ऊपर आपको पता है कि उस टाइम के ऊपर एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी बिटवीन द वेस्टर्न कंट्रीज एंड द सोवियत यूनियन, इस चीज के ऊपर कि कौन सा जो है आपस में ज्यादा इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करे। तो जौन सा नया मुल्क एग्जिस्टेंस के अंदर आता था तो दोनों कंट्रीज जो थे या दोनों ब्लॉक्स जो थे वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करने लग जाते थे उसको अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक है,
तो हमने क्या किया, पाकिस्तान ने, इन शॉर्ट, वी वेंट अहेड एंड वी बिकेम अ प्रो वेस्टर्न कंट्री। हम एक प्रो वेस्टर्न कंट्री बन गए, ठीक है। और हमने जो है अमेरिकन कैंप को ज्वाइन कर लिया, और लियाकत अली खान साहब जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो वॉशिंगटन का दौरा कर रहे, और हम लोग जो थे बेसिकली हमने सोवियत यूनियन को इग्नोर किया, और हमने जो है वेस्टर्न ब्लॉक को, अमेरिका का हिस्सा हम बन गए, इस चक्कर में कि हम लोगों को क्या होगा फायदा। एक तो हमें प्रोटेक्शन मिलेगी अगेंस्ट आवर सिक्योरिटी कंसर्न्स विद इंडिया, और दूसरा ये था कि वी माइट बी गेटिंग इकोनॉमिक एड, ताकि हमारी जो डेवलपमेंट है और हमारे जो मसले मसाइल हैं, दैट कैन बी स्प्रेड अप। ठीक है, वी वर एंटी कम्युनिस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स थे इंडिया के साथ, और हमारे पास एक ही लॉजिकल चॉइस थी, अमेरिका की। वी ओनली थॉट कि यूएस वाज द ओनली लॉजिकल चॉइस अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि उस टाइम के ऊपर चाइना का भी राइज नहीं हुआ था। चाइना जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 के अंदर क्रिएट हुआ था, एंड चाइना वाज नोवेयर टू बी सीन अभी फिलहाल। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो सोच ये रहा था कि अमेरिका जो है वो मदद करेगा टू अले द सिक्योरिटी कंसर्न्स दैट द कंट्री हैज अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, फिर कुछ सिक्योरिटी पैक्ट्स थे जो कि अमेरिका ने हमसे साइन करवाए, जिसमें से एक सीटो था, एक सेंटो था। ठीक है, सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इसी तरह सेंटो था। तो वी बिकेम ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक। ठीक है, हमें ये लगता था कि अगर हम ये सीटो सेंटो साइन करेंगे, और जैसे अमेरिका हमें कहेगा और हम ऑफिशियली अमेरिका के कैंप में जाएंगे, तो हमें ये लगता था कि हमें उसके बदले क्या होगा, वी विल बी गेटिंग अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन रिटर्न। ठीक है, जबकि यूएस जो था वो ऑन द अदर हैंड क्या चाहता था, यूएस ऑन द अदर हैंड उसके गोल्स अलग थे, और वो कम्युनिज्म को जो है वो कर्टेल करना चाहता, वो कम्युनिज्म को कर्टेल करना चाहता था। और उसका ये कोई सीन नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए बड़ा प्यारा है और पाकिस्तान के लिए हम सब कुछ करेंगे, उसका ऐसा कोई कंसर्न जो है वो नहीं था। आगे चलें। अच्छा जी, फिर ये होता है कि जी 1955 के अंदर अटैक होता है पेशावर के अफगानिस्तान के काउंसलेट पे ऑन पेशावर, एंड देयर वाज अ ब्रेकिंग ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज अफगानिस्तान के साथ, जो कि रिज्यूम होते हैं 1957 के अंदर। ठीक है, सोवियट्स का, क्योंकि हमने एंटी कैंप ज्वाइन कर लिया था, तो सोवियत यूनियन स्टार्टेड अपोजिंग पाकिस्तान एंड ब्लॉकिंग पाकिस्तान रेजोल्यूशन अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, और फिर उस टाइम के अंदर 1956 के अंदर क्या हुआ था कि बहुत ही दुनिया का एक बड़ा इशू हुआ था सुएज कैनाल की नेशनलाइजेशन के ऊपर। आप लोगों ने ये इशू पढ़ना है, 1956 सुएज कैनाल का इशू। सुएज कैनाल कहाँ पे है? सुएज कैनाल इजिप्ट के अंदर। ठीक है, बहुत बड़ा दुनिया का मैरीटाइम चोक पॉइंट है सुएज कैनाल। ठीक है, इससे हमारे जो रिलेशनशिप थे वो मिडिल ईस्ट के साथ भी स्ट्रेन हो गए। तो जो पहले 10-11 साल थे ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, वो कोई इतने खास नहीं थे, एंड पाकिस्तान जो है वो सफर कर रहा था बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट रिलेशनशिप जो कि एग्जिस्ट कर रहे थे उन लोगों के साथ। आगे करिए। अच्छा, फिर हमारा अगला फेज आता है। हमने पहले, मैंने आपको इवेंट्स बताए हैं 1947 से 1958। अब जो हमारे फेज है वो है 1958 से 1970 का, जो कि है हमारे मिलिट्री रूल का। अयूब खान साहब आ जाते हैं पावर में, एंड वी गेट टू विटनेस द फर्स्ट मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान। ठीक है, और हमें मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस चाहिए होती है। अयूब खान साहब अमेरिका को क्या कहते थे? अयूब खान साहब अमेरिका को कहते थे कि जी हमें और पैसा दें, और पैसा दें, अगर आप हमें और पैसा नहीं देंगे वी वुड ब्रेक अवे, और हम कम्युनिज्म की तरफ जो है वो चले जाएंगे। जिससे अमेरिका डरता था, और अमेरिका को ये लगता था कि यार पाकिस्तान की मदद हमें हर सूरत में करनी चाहिए। फिर क्या था जी, 1960 के अंदर जो है देयर वाज अ U-2 स्पाई प्लेन इंसिडेंट। क्या था? U-2 स्पाई प्लेन इंसिडेंट हुआ। एक जहां हमने, क्योंकि अमेरिका को पेशावर के पास एक बेस थी जिसका नाम था बुडा बेर, हमने एक बुडा बेर बेस जो है वो उनको दी हुई थी, और एक जहाज जो है वो बुडा बेर बेस से उड़ता है जिसका नाम था U-2, और उसके पायलट का नाम था फ्रांसिस गैरी पावर्स। आप यकीन करेंगे कि मुझसे सीएसएस के इंटरव्यू में पूछा गया था कि U-2 के पायलट का नाम बताएं, तो इस वजह से मुझे अभी याद है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उस पायलट का नाम था फ्रांसिस गैरी पावर्स।
ठीक है, फ्रांसिस गैरी पावर जो है वो जहाज उड़ाता है, पाकिस्तान से उड़ता है बुडा बेर से। और उस प्लेन का क्या काम था? उस प्लेन का काम था कि उसने जाके जो है बेसिकली स्पाई करना था सोवियत यूनियन। ठीक है, जाके जासूसी करनी थी सोवियत यूनियन। अब वो जहाज जो है, वो सोवियत यूनियन जो है उसको मार के आता है, वो गिर जाता है जहाज। और उसके बाद भी हमारे सोवियत यूनियन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो और ज्यादा बुरे हो जाते हैं। ठीक है, और सोवियत यूनियन जो है वो हमें थ्रेटन करता है विद ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस। अब 1961 के अंदर जो है, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स के अंदर राइज कर रहे होते हैं। और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो है वो मॉस्को जाते हैं। और वो एक, हमें लग रहा होता है कि हमें कोई ओपनिंग मिल रही है विद रिगार्ड्स टू द सोवियत यूनियन। और वो मॉस्को जाते हैं, और मॉस्को जब जाते हैं उससे क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन द एनर्जी एग्रीमेंट्स। उससे एनर्जी एग्रीमेंट्स के अंदर हमारे एनर्जी एग्रीमेंट्स हो जाते हैं विद मॉस्को। फिर 1962 के अंदर इंडिया और चाइना की जंग होती है। ठीक है, और इस जंग के अंदर जब क्योंकि चाइना जो है वो चाइना कम्युनिस्ट मुल्क है, चाइना कम्युनिज्म के साथ। अब जब ये जंग होती है तो अमेरिका की आंखें जो हैं वो इस खित्ते की तरफ आती है, और अमेरिका एक चीज रियलाइज करता है। अमेरिका वो चीज क्या रियलाइज करता है? अमेरिका ये रियलाइज करता है कि क्योंकि इंडिया और चाइना ने एक जंग लड़ ली है, तो इंडिया जो है वो एक नेचुरल काउंटर वेट हो सकता है टू चाइना। एक नेचुरल काउंटर वेट के तौर पे एक्ट कर सकता है टू चाइना। ठीक है, यानी कि हम अगर यूज चाहें तो हम इंडिया को चाइना के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। एनीवेज, जब जवाहरलाल नेहरू साहब की डेथ हो जाती है तो पाकिस्तान की भी कोशिश होती है कि इंडिया के साथ जो है वो ताल्लुकात किसी भी तरीके से इंप्रूव किए जा सकें, किसी भी तरीके से बेहतर किए जा सकें। फिर हमारी 1965 की वॉर होती है, और ये वो वॉर होती है जो कि टोटली हमारे सारे जो कंसेप्शंस हैं या मिसपरसेप्शंस हैं विद रिगार्ड्स टू अमेरिका, वो इसको चेंज करते हैं। हमें ये लगा था कि अमेरिका जो है वो खुल के हमारी सपोर्ट में आएगा 1965 के अंदर, और हमें जो है वो वेपन्स देगा, हमें हर तरह से मदद करेगा, हर तरह से हमारी हेल्प करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जी। ठीक है, 1965 की वॉर के अंदर अमेरिका जो है वो न्यूट्रल रहता है। एंड पाकिस्तान को तब अंदाजा होता है कि उसने कितनी लॉपसाइडेड किस्म की फॉरेन पॉलिसी अपनाई। इंडिया क्या कर रहा था? इंडिया अपने ताल्लुकात जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ रख रहा था। हम क्या कर रहे थे? हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखने के चक्कर के अंदर वी वर इग्नोरिंग द सोवियत यूनियन एंड वी वर इग्नोरिंग ऑल अदर कंट्रीज एज वेल। और हमें ये लग रहा था कि जब इंडिया के साथ कभी भी इस तरह का कोई वाकया होगा तो हमें इसका फायदा होगा, अमेरिका हमारी सपोर्ट करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, और अमेरिका जो है इट डज नॉट कम टू द एड ऑफ पाकिस्तान, इट डज नॉट सपोर्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान का ये जो बबल है वो 1965 के अंदर बर्स्ट हो जाता है। फिर 1966 के अंदर ताशकंद अकॉर्ड होता है। ताशकंद अकॉर्ड बेसिकली जंग के बाद हुए थे, और इसको जो है वो किया गया था, ब्रोकर किया गया था बाय द सोवियट्स। और इसके बाद हमारे कोई ताल्लुकात जो है वो थोड़े अरसे के लिए बेहतर हो गए थे। बाय द वे, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है दुनिया के अंदर, एससीओ समिट हो रहा है समरकंद के अंदर, उज्बेकिस्तान के अंदर। ठीक है, वहां पे जो बहुत 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 बड़ी मुलाकात और बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात जो कि हमें लग रहा है कि हो सकती है, वो है बिटवीन द चाइनीज प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, रशिया के। और हो सकता है कि उसके अंदर कोई ब्रेकआउट हो जाए ऑन द यूक्रेन मैटर। तो जो बहुत क्लोजली आप लोगों ने जो है वो एससीओ का समिट वॉच आउट करना है। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की भी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई है। तो प्लीज डू वॉच आउट और उसको क्लोजली फॉलो करें कि एससीओ समिट के अंदर उज्बेकिस्तान में क्या हो रहा है। ठीक है, आगे चले जी। अच्छा जी, अब आता है वो पीरियड जिसको पाकिस्तान का डार्केस्ट आवर कहा जाता है, 1971 से 1977 का पीरियड। ठीक है, सबसे पहली जो चीज यहाँ पे हमारे लिए बेहतर है वो ये थी कि पाकिस्तान was able to broker a deal, not broker a deal, but initiate relations between the United States of America and China। ठीक है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसका जो है बेसिकली आगाज जो है वो कर दिया जाता है। क्योंकि इससे पहले चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात नहीं थे, और हेनरी किसिंजर जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे
ठीक है, वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता है उनको रावलपिंडी से पैकिंग भेजने। ठीक है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और पाकिस्तान जो है वो मसले राह बना था इन ऑर्डर टू इनिशिएट द रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड व्हाट डू यू से अमेरिका। ठीक है, हेनरी किसिंजर अभी भी जिंदा है, 99 इयर्स ऑफ एज है हेनरी किसिंजर की, अभी भी बहुत फेमस किताब है द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। और हेनरी किसिंजर बहुत ही फेमस आदमी थे। और हेनरी किसिंजर, आप अगर हेनरी किसिंजर के बारे में पढ़ेंगे आपको हेनरी किसिंजर के ऊपर बहुत कोटेशन, बड़ी चीजें मिलेंगी। तो ये होता है, लेकिन फिर क्या होता है जी, दिसंबर 1971 हमारा डार्केस्ट मोमेंट, हमारा मुल्क जो है वो टूट जाता है, ईस्ट पाकिस्तान क्रिएट हो जाता है और बांग्लादेश जिसको अब हम कहते हैं। और 1972 के अंदर शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी भी इंडिया उसको एज अ टूल इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ। इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान ने उसके अंदर एग्री किया था कि पाकिस्तान जो है वो बायलैटरली अपने इश्यूज को डील करेगा और उसके अंदर कश्मीर का मामला शामिल था। ठीक है, दिस इज व्हाट इंडिया टॉक्स अबाउट एंड दिस इज व्हाट इंडिया सेज। ठीक है, और इस वजह से इंडिया क्या कहता है, जब आपने एग्री किया था कि इशू बायलैटरली सॉल्व होंगे, तो तब आप यूएन को या बाकी तंजीमों को कैसे बीच में इन्वॉल्व कर सकते। पाकिस्तान कहता है जी हमने बाकी मामलात के ऊपर एग्री किया था, हमने जो है शिमला कॉन्फ्रेंस की कश्मीर के मैटर के ऊपर एग्री नहीं किया। एनीवेज, इंदिरा गांधी जो इंडिया में उस टाइम पे बरसर इक़्तिदार थी, उनकी डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग थी। शी कंक्लूडेड अ पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी विद द सोवियट्स। एक साइड पे तो उन्होंने कम्युनिस्ट कंट्री सोवियत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे और साथ साथ उन्होंने जो वेस्टर्न मुल्क थे उनका भी दौरा किया। तो ये डिप्लोमेसी होती है। ठीक है, ये डिप्लोमेसी होती है। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपने ऑल एग्स इन वन बास्केट वाला सीन रखा हुआ था। ठीक है, पाकिस्तानी जो पॉलिसी मेकर्स थे उनसे एरर ऑफ जजमेंट हुई। ठीक है, वी हैड एन ओवर रिलायंस ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमें ये लग रहा था क्योंकि हमने अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिए हैं, तो अमेरिका जो है वो हमारा हर वक्त साथ देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं था। एनीवेज, इसी पीरियड के दौरान जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो है वो पावर में आ जाते हैं। ठीक है, और हम जनवरी 14 1972 को हम सीटों से विड्रॉ करते हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो है वो आके ही लेज अ स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस ऑन द मिडिल ईस्ट। ठीक है, वो मिडिल ईस्ट के ऊपर स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस डालते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स दे स्टार्ट गोइंग टू द मिडिल ईस्ट। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स दे स्टार्ट गोइंग टू द मिडिल ईस्ट। और बहुत बड़ा इस्लामिक समिट जो है वो लाहौर के अंदर 1974 के अंदर होता है। ठीक है, इट वाज अ वेरी वेरी बिग समिट क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स उस टाइम के जो है ओआईसी कंट्रीज के, दे केम टू लाहौर। ठीक है, शाह ऑफ ईरान जो है वो नहीं आए थे बस, और बाकी लीडर्स जो है बीट मोहम्मद कजाफी और जितने बड़े बड़े लीडर्स थे उस टाइम पे, ऑल ऑफ देम केम टू लाहौर। ठीक है, और हमने उस टाइम पे ये देखा था कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो क्योंकि चाइना के साथ तो बेहतर हो ही रहे थे क्योंकि चाइना हमारा हमसाया था और हमने चाइना के साथ, वी वर अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज जिसने चाइना के साथ जो है वो बॉर्डर इशू रिजॉल्व कर लिया। तो हमारे जो थे, वी वर हैविंग कोर्डियल टाइज विद द सोवियत यूनियन एंड विद चाइना, और हमारे जो ताल्लुकात थे दे वर स्टार्टिंग टू गेट बेटर एंड बेटर विद चाइना एंड द सोवियत यूनियन। और हम आहिस्ता आहिस्ता हमें अब ये रियलाइजेशन हो रही थी कि हमने जितना अमेरिका के लिए किया है उतना अमेरिका ने हमारे लिए नहीं किया। आगे करिएगा स्लाइड्स। अच्छा जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1979 टू 1988। ये जो पीरियड है इट वाज डोमिनेटेड बाय अफगानिस्तान और जो अफगानिस्तान के अंदर हैपनिंग्स हो रही थी। 1979 के अंदर सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान के बाद क्या हुआ, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान के बाद जो है वो पाकिस्तान एक इंतहाई सेंट्रल रोल जो है वो अदा करने लग गया, और सेंट्रल रोल जो है पाकिस्तान का बीच में बन। पाकिस्तान ही वो मुल्क था जिसके जरिए अफगानिस्तान की सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा था, जिसके जरिए अफगानिस्तान की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा था, एंड वी वर द वन हु वर बेसिकली टास्क्ड विद एश्योरिंग दैट द सोवियत यूनियन डिड नॉट मूव अहेड, और सोवियत यूनियन जो है उसको हार होती है इन अफगानिस्तान। तो हम लोगों ने मुजाहिदीन बनाए, वी सपोर्टेड द मुजाहिदीन।
ठीक है, एंड वी हैड अ कोर्डियल रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस टाइम के अंदर। उस टाइम के ऊपर क्या हो रहा था, उस टाइम पे अमेरिका जो है वो हमें पे कर रहा था। अमेरिका वाज सेंडिंग अस द मच नीडेड एड, अमेरिका वाज सेंडिंग अस द मच नीडेड अमाउंट्स दैट वी नीडेड। और क्या हो रहा था कि हम लोग जो है एक जंग का हिस्सा बन रहे थे, जो कि हम पहले भी बने और बाद में भी बने, जिसका हमें नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और इस सब में क्या हुआ, इस सब में ये हुआ कि पेशावर जो है आपका, इट बिकेम द सेंटर ऑफ अफगानिस्तान रेजिस्टेंस। जितने लोग वहां से फ्ली कर रहे थे वो सारे पेशावर में आके ठहर रहे थे, वो सारे आपके फाटा के एरिया में आके ठहर रहे थे। और आपके लिए जो है क्या हुआ, आपके मुल्क का इंटायर जो सोशल फैब्रिक है वो तब्दील हो गया। आपके मुल्क का कंप्लीट जो सोशल फैब्रिक है जी वो चेंज होके रह गया बिकॉज ऑफ दिस। एंड आपके मुल्क के अंदर एक कल्चर जो है उसके अंदर अच्छी खासी तब्दीली आ गई आफ्टर द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। आगे करें। 1988 टू 2004। 1988 में जिनीवा अकॉर्ड होते हैं। जिनीवा अकॉर्ड के बाद ही जो सोवियट्स हैं वो बेसिकली अफगानिस्तान से जाते हैं। ठीक है, सार्क जो है वो 1985 में बनती है। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन केम इनटू बीइंग इन 1985। और इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर एक क्राइसिस था। दुनिया कह रही थी पाकिस्तान को कि जी अपना जो आपका न्यूक्लियर का सेटअप है उसको खत्म करें। ठीक है, गिव अप द न्यूक्लियर सेटअप ऑफ योर कंट्री। और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा था। लेकिन उस टाइम के ऊपर जियाउल हक साहब पावर में थे और आप कह सकते हैं कि जियाउल हक साहब बाकी मामलात में तो बहुत ही बुरे थे। ठीक है, लेकिन जियाउल हक साहब की एक पॉलिसी जो थी वो पाकिस्तान को अभी भी बचा गई और वो थी जो उन्होंने इंसिस्ट किया ऑन पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। और जितने वो एडमेंट थे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, ही डिड नॉट गिव अप ऑन पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। उन्होंने बिल्कुल भी जो है वो गिव अप नहीं किया पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारे जो रिलेशनशिप था चाइना के साथ, इट वाज एंटरिंग अनदर फेज। ठीक है, चाइना वाज सप्लाइंग पाकिस्तान विद आर्म्स। और इस बीच में जो हमने बोया था वो हम काटने लग गए। एंड देयर वाज द राइज ऑफ द तालिबान। ठीक है, देयर वाज द राइज ऑफ द तालिबान। और तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो आ गई पावर में अफगानिस्तान के अंदर। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय ईरान, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। 1998 के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किए। ठीक है, एंड वी बिकेम अ न्यूक्लियर कंट्री। और उसके साथ ही जो है वो रीजन के पावर डायनामिक्स और रीजन के अंदर एक बैलेंस ऑफ पावर की जो जितनी भी चीजें थी वो कंप्लीटली ऑल्टर हो गई। ये लास्ट के अंदर ये है कि उसी पीरियड के अंदर अमेरिका के डिफरेंट मुल्कों के ऊपर, अमेरिका की डिफरेंट मुल्कों में जो एम्बेसी थी उसके ऊपर अटैक होना शुरू हो गए। ठीक है, यूएस एम्बेसीज इन नैरोबी, यूएस एम्बेसीज इन कीनिया, दार एस सलाम, इस सब जगह के ऊपर जो है वो हमले शुरू हो गए। ठीक है, आगे करें। फिर एक बहुत फेमस 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए। हमें लगा कि उस टाइम पे इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, फिर लेकिन क्या हुआ, 1999 में कारगिल हो गया। इंडियन दुनिया की जो सपोर्ट थी वो इंडिया के साथ। ठीक है, पाकिस्तान को एज एन एग्रेसर देखा जा रहा था, पाकिस्तान को एज अ कंट्री देखा जा रहा था जिसने ट्रांसग्रेस किया है इनटू अनदर कंट्रीज बाउंड्री। और फिर इट वाज विद द सपोर्ट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर कि हम लोगों ने किसी तरीके से इन मामला से जांच करवाई। ठीक है, फिर क्या हुआ जी, क्लिंटन जो है वो पाकिस्तान आते हैं फॉर 5 आवर्स। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया का आगरा के अंदर समिट होता है 2001 में। फिर हमें लगा कि किसी तरीके से कोई आइस ब्रेक हो सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान, देन अगेन नहीं हुआ। फिर क्या जी, 2001 में 9/11 होता है और दुनिया का जो टोटल खित्ता है वो तब्दील हो जाता है। फिर इंडिया के अंदर पार्लियामेंट अटैक होता है 2002 में। और ये वो पार्लियामेंट अटैक था जिससे हमें तकरीबन ये लग रहा था कि दोनों मुल्क आपस में एक और जंग लड़ लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने भी री जो है वो बॉर्डर पे भिजवा दी थी, इंडिया ने भी भिजवा दी थी बॉर्डर के ऊपर। लेकिन समहाउ फिर मामला जो है दे कूल्ड डाउन और वी वी अवॉइडेड अ वॉर। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, अब पोस्ट 9/11 इसके साथ आप लोग ज्यादा रिलेट कर सकते हैं कि पोस्ट 9/11 का दौर, क्योंकि आप लोगों को बेहतर पता है। पोस्ट 9/11 पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वाज डोमिनेटेड बाय द वॉर अगेंस्ट टेरर। ठीक है, हमने अफगानिस्तान के अंदर एक जंग लड़ी, हमने अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, वी वर टोटली प्रो वेस्ट।
We were totally running on the aid that was being provided by the Western countries. और फिर क्या था, ट्राइबल एरियाज जो थे, आप उनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, आप अपने ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, फिर क्या होता है जी, पोस्ट 2013 2013 के बाद जब सीपेक अनाउंस होता है तो देयर वाज अ न्यू डायमेंशन टू 2013। ठीक है, सीपेक की डायमेंशन को ऐड किया जाता है, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद से पाकिस्तान थोड़ा सा क्या हो जाता है, पाकिस्तान थोड़ा सा जियो इकोनॉमिक ओरिएंटेड हो जाता है। ठीक है, हमें 2017 के अंदर एससीओ की मेंबरशिप मिलती है और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी के ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं, और फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस इंक्रीज, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, और थोड़ा सा दुनिया जो है हमारी तरफ देखने लग जाती है एज बिकमिंग अ ट्रांजिट इकोनॉमी। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर वेरिएशंस आई। इस सारी वेरिएशन के अंदर एक चीज जो है, जो कि कॉमन रही है, वो आपको भी पता होगी, वो ये है कि कभी हम लोगों ने खुद मुख्तारी अचीव नहीं की। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने ये कोशिश की हो कि वी स्टैंड ऑन आवर ओन फीट। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने ट्राई की हो कि हम लोग कोशिश ये कर लें कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, या हम ये कर लेंगे जी हम इंडिपेंडेंट हो जाए। हम कभी अमेरिकन कैंप में थे, कभी हम सोवियत कैंप में थे, कभी सऊदी कैंप में थे, कभी मिडिल ईस्टर्न कैंप। ठीक है, वी हैव ऑलवेज ट्राइड एंड वी हैव ऑलवेज वांटेड कि कोई मुल्क हमें अडॉप्ट कर ले, कि कोई मुल्क जो है वो हमें अडॉप्ट कर ले, और कोई मुल्क जो है हमें किसी तरह जो है मदद कर दे, कोई मुल्क जो है किसी तरह से हमारी हेल्प करे। वी हैव ओनली एंड ओनली वांटेड दिस, और हमेशा ही हमारी इसी चीज के ऊपर फोकस रहा है और इसी चीज की हमारी कोशिश। आगे चले। अच्छा, ये हैं हमारे 10 मेजर एक्सटर्नल रिलेशंस। ठीक है, मैं इन चीजों को इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, आपको अच्छी तरह पता है कि इंडिया हमारा मेजर एडवर्सरी है, चाइना इज आवर ओनली स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अमेरिका दुनिया का माइटीएस्ट है, अफगानिस्तान के ऊपर हमारी सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी डिपेंडेंट है, ईरान जो है उसकी क्लोजनेस विद इंडिया है और ईरान हमारा हमसाया है, जीसीसी जो है जितने भी अरब मुल्क हैं वो वहां से हमारा ऑयल आता है, वहां पे हमारा डायस्पोरा है। ठीक है, रशिया के साथ हमारा एक नेक्सस डेवलप हो रहा है, एंड रशिया इज अ रिसर्चिंग ग्लोबल पावर। ईयू जो है उसने हमें जीएसपी प्लस स्टेटस दिया हुआ है, और पाकिस्तानी कम्युनिटी अच्छी खासी है ईयू के अंदर। सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स रिच रीजन है। और यूएन, यूएन के अंदर आपके कंट्री का इमेज है, यूएन के अंदर आपके कंट्री का प्रोफाइल है, आपके कंट्री की वॉइस है यूएन के। ठीक है, तो दिस इज द फोरम वेयर द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी इज मेजर्ड। ठीक है, आगे चले। अच्छा, चैलेंज, पहले वाला चैलेंज तो ये छोड़ दें क्योंकि अब इंडिया का रोल नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, थिंग्स हैव चेंज्ड। दूसरा जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हमेशा से चैलेंज रहा है वो क्या रहा है, हमेशा से वो चैलेंज रहा है कि जी इंडियन सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी है, इंडियन सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी। हमने कभी भी इंडिया से आगे निकल के देखा ही नहीं। हमने हर वक्त ये कोशिश की है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी रहे कि हमें कोई ना कोई मुल्क जो है वो इंडिया से हमें प्रोटेक्ट करे। ठीक है, हमें कोई ना कोई मुल्क जो है वो इतना प्रोटेक्ट करे कि इंडिया का जो हमें खौफ है या इंडिया का जो हमें मसला है वो किसी भी तरीके से हम खत्म कर लें और वो हमें ना। तो इस वजह से क्या हुआ है, इस वजह से वी हैव सीन अ टनल्ड फॉरेन पॉलिसी। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो एक टनल विजन वाली रही है। हमने ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं किया, हमने ये नहीं देखा कि हम कहां कहां से फायदा उठा सकते हैं। वी हैव ओनली एंड ओनली फोकस्ड ऑन वेरी नैरो एंड वेरी वेरी माइन्यूट टाइप ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव जो कि हमने फेस। ठीक है जी, फिर क्या है जी, हमारी फॉरेन पॉलिसी नॉर्मली हैंडल की जाती है एक्सपर्ट्स। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स होते हैं, आप जैसे नजर आता है पाकिस्तान में तारिक फातमी साहब हैं जो कि इस टाइम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइजर हैं, स्पेशल असिस्टेंट है। लेकिन हमारे मुल्क का मसला ये रहा है कि आवर फॉरेन पॉलिसी हैज बीन हैंडल्ड बाय स्ट्रेटजिस्ट्स। ठीक है, जिन्होंने वेरियस स्ट्रेटजीज बनाई है, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक्सपर्ट्स ने हैंडल नहीं की। और इसके अलावा क्या रहा है कि हमने, जैसे मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, कि वी हैव ऑलवेज ट्राइड के हमारे सारे एग्स वन बास्केट के अंदर। ठीक है, एक पॉइंट इन टाइम पे यूएसए के साथ, नेक्स्ट टाइम पे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ। हमने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि हम ऑल्टरनेटिव्स के लिए लुक फॉरवर्ड करें। ठीक है, हम हमेशा एक पावर से निकलते हैं दूसरी पावर की तरफ चले जाते हैं। इस टाइम पे वी आर स्ट्रांगली स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद चाइना।
और हमें पता है कि हमारी जितनी भी सारी एग्जिस्टेंस है वो चाइना के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है वी आर लेस रिलाइंग ऑन अदर कंट्रीज, और हमने चाइना के साथ जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो स्ट्राइक की हुई। ठीक है, और हमने अभी क्या किया है, हमारी एक कॉन्फ्लिक्ट लुकिंग फॉरेन पॉलिसी। वी हैव नेवर ट्राइड टू स्टैंड ऑन आवर ओन फीट। ठीक है, हमने हमेशा ये कोशिश की है कि कोई ना कोई कंट्री जो है वो हमें अडॉप्ट करते। वी हैव ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राइड। फिर आखिरी चीज क्या है कि हमारी एक जियो सिक्योरिटाइज्ड फॉरेन पॉलिसी रही। ठीक है, जियो सिक्योरिटाइज्ड फॉरेन पॉलिसी रही है, हमारी जियो इकोनॉमिक ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी नहीं रही। इट हैज ओनली एंड ओनली बीन जियो सिक्योरिटाइज्ड। एंड मेरा पहला लेक्चर जो था आप लोगों को वो जियो सिक्योरिटी के ऊपर और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर था, अगर आप लोगों को सही से याद हो कि इट वाज बेस्ड ऑन जियो इकोनॉमी एंड जियो सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जार्गन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों ने इस्तेमाल करने होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे करिएगा स्लाइड्स। पाकिस्तान एंड रशिया रिलेशन। अब आपको पाकिस्तान रशिया रिलेशन के अंदर जो है थोड़ी सी आसानी होगी समझने के अंदर। हमारा एक मिक्स एंड मैच सा रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, शुरू में क्योंकि हम वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बन गए थे तो हमारा रिलेशनशिप रशिया के साथ अच्छा नहीं रहा। ठीक है, हमारा लियाकत अली खान साहब का दौरा था अमेरिका का। ठीक है, फिर 1950 के अंदर हमने कराची के अंदर कॉन्फ्रेंस करवाई, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या था, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एंटी कम्युनिज्म बातें थी, एंटी सोवियत बातें थी। फिर अभी मैंने आपको बताया कि 1960 के अंदर U2 का प्लेन इंसिडेंट होता है। फिर 1965 की वॉर के अंदर सोवियत यूनियन इंडिया को सपोर्ट करता है। ठीक है, हमें 1961 के अंदर मैंने आपको बताया था कि भुट्टो साहब जो है वो सोवियत यूनियन गए थे तो हमें रशियन लोन फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड मशीनरी मिला। आगे चलें। अच्छा, 1966 से 1970 अभी मैंने आपको बताया कि ताशकंद अकॉर्ड जो है वो किसने ब्रोकर करवाया था, रशिया ने मीडिएट करवाया था। ठीक है, अयूब खान साहब 1967 में रशिया का दौरा करते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है कि जी हम अमेरिका की जो बेसिस है वो पाकिस्तान से खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होता। फिर 1970 के अंदर याया खान साहब जाते हैं। ठीक है, याया खान साहब जो है वहां से लोन लेके आते हैं, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बेसिक कंट्रोल यही रहा था हमेशा कि हमें किसी तरीके से लोन या एड मिलती रहे। इसलिए हमें नजर आता है कि अभी भी हम लोग इन मसलों में क्यों फंसे हुए। 1971 के अंदर सोवियत यूनियन जो है वो इंडिया के साथ ट्रीटी साइन करता है, $300 मिलियन की एड पर ईयर। और वही जो जंग है फिर 1971 की वॉर के अंदर जब बांग्लादेश अलहदा होता है, इस्तेमाल होती है। ये अब सारे इवेंट्स हैं, तो इस वजह से मैं इसको जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसमें कोई इतनी बात नहीं है जिसके ऊपर डिस्कशन की जा सके। नेक्स्ट। 1972 से 1977 भुट्टो साहब आते हैं पावर में, और भुट्टो साहब की जो लाइकिंग है रशिया के अंदर वो ज्यादा होती है, क्योंकि भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी जो है वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म के ज्यादा करीब होती है। वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म के ज्यादा करीब होती है, और भुट्टो साहब आके वैसे ही काम करते हैं जैसे सोवियत के अंदर हो रहे होते हैं, लैंड रिफॉर्म्स और नेशनलाइजेशन, ये सारा कुछ जो है। तो भुट्टो साहब को जो है बेसिकली रशिया के अंदर पसंद किया जाता है। ठीक है, भुट्टो साहब जो है वो 1972 के अंदर जाते हैं रशिया, और काफी सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो भुट्टो साहब उनसे करके आ जाते हैं। ठीक है, कैनुप कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रशिया हमें देता है। स्टील मिल की इनॉग्रेशन हमें रशिया की वजह से होती है। रशिया हमें ट्रैक्टर्स देता है, रशिया हमारे लोन्स वेव करता है। तो ये वो पीरियड है जहां पे हमें ये लग रहा था कि हमारे ताल्लुकात विद द रशियंस जो हैं वो अब बेहतर हो रहे हैं, और हमें ये फील हो रहा था कि वी माइट नाउ बी इंचिंग टुवर्ड्स बेटर एंड इंप्रूव्ड रिलेशनशिप विद रशिया, लेकिन ये बाद में मटेरियलाइज नहीं होगा। 1977 के अंदर भुट्टो साहब चले जाते हैं और जियाउल हक साहब जो हैं वो अब पावर के अंदर आते हैं। आगे प्लीज। अच्छा जी, 78 टू 91। नाउ दिस इज द वर्स्ट पीरियड, और ये वर्स्ट पीरियड क्यों है? बिकॉज ऑफ सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, हम दोबारा अमेरिका के कैंप में चले जाते हैं, और हमारे रिलेशनशिप विद द सोवियत यूनियन जो है वो एक बुरी तरह नोज डाइव लेते हैं यहाँ। हमारा आर्ग्यूमेंट होता है विद रशिया एट द यूनाइटेड नेशंस,
और ये जो 8-9 साल जितना अरसा सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में रहा है, हमारे किसी किस्म के कोई डिप्लोमेटिक कांटेक्ट जो है वो रशिया के साथ इस पीरियड में नहीं था। फिर क्या होता है जी, 1988 के अंदर सोवियत यूनियन टूट जाता है और 1990 के अंदर रशियन फेडरेशन बनती है, काफी सारे मुल्क बनते हैं सेंट्रल एशिया के और बाकी जगह के। रशियन फेडरेशन जो है वो हमें सिविल न्यूक्लियर डील ऑफर करती है। हम बिजली की शॉर्टेज फेस कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वो सिविल न्यूक्लियर डील एक्सेप्ट नहीं की अमेरिकन प्रेशर की वजह से। ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या था, साथ साथ ये था कि रशिया जो है वो सपोर्ट अपनी देता रहा मुसलसल इंडिया को, एंड इट कंटिन्यूड सपोर्टिंग इंडिया। तो आप ये देखेंगे हमें कितने बेहतरीन बीच में मौके मिले हैं, कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, लेकिन हमने हमेशा ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं हमेशा अपनी टनल विजन फॉरेन पॉलिसी से हमेशा गंवाई है, हमेशा हमने खत्म किए हैं ये मामला। आगे चलें। अच्छा जी, अब तक देख ले, 1992 के अंदर रशिया वाज कंसर्न फॉर द राइज ऑफ अफगान तालिबान। फिर एक इलाका है रशिया के अंदर जिसको चेचनिया बुलाते हैं। ठीक है, यहां पर भी जिंजियांग की तरह एक मुस्लिम इंसर्जेंसी है और रशिया पाकिस्तान को यह कहता है कि पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेचनिया। तो हमारे अभी भी ताल्लुकात जो हैं वो रशिया के साथ चेचनिया के ऊपर इतने कोई अच्छे नहीं है। ठीक है, 1998 के अंदर रशियन हेल्प पाकिस्तान इन एक्वायरिंग रशियन मेड टैंक्स फॉर यूक्रेन। ठीक है, 1999 के अंदर नवाज शरीफ साहब वेंट टू रशिया और हमें इस टाइम पीरियड पे ये लग रहा था कि अब हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है शायद खुल रही है। ठीक है, फिर मुशर्रफ साहब पावर में आते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो अब आप देखें क्या होता है कि जब भी कोई पीरियड ऐसा हमें लग रहा होता है जहां पे हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे होते हैं, वहां पे कोई ना कोई इवेंट ऐसा होता है जिससे आके सारी ब्रेक लग जाती है। अब क्योंकि हम टोटली 2002 में अमेरिकन कैंप में चले गए और वी वर फाइटिंग अ वॉर फॉर द अमेरिकन, तो एक नेचुरल सी बात है कि हमारे रिलेशनशिप विद द सोवियत यूनियन वहां पे कोई इतनी ज्यादा बेहतरी नहीं होती और वहां पे कोई इतनी ज्यादा चीजें भी नहीं की जाती। तो क्या हो रहा था कि 2002 से 2009 के पीरियड तक तकरीबन कुछ भी नहीं हुआ इन द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया, क्योंकि हम उस टाइम पे वी वर बिजी फाइटिंग अ वॉर दैट वाज नॉट आवर्स। आगे करिएगा। पीपल्स पार्टी आती है, वही बात है जैसे जुल्फिकार भुट्टो साहब के दौर में थी। पीपल्स पार्टी जो थी इट वाज क्लोजर टू रशिया। 2010 के अंदर पाकिस्तान रशिया का जॉइंट बिजनेस फोरम होता है। 2012 के अंदर कहा जा रहा था कि व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं, रशियन प्रेसिडेंट, लेकिन देन लास्ट मोमेंट पे ही पुल्ड ऑफ। फिर हमारे आर्मी चीफ जाते हैं, फिर हमारे 2013 के बाद 12 के बाद सोवियत रशिया के साथ जो ताल्लुकात है वो बेहतर होने लग जाते हैं। हम उनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर आ जाते हैं, हम उनसे हेलीकॉप्टर लेने लग जाते हैं, हम उनके साथ ड्रुजबा ड्रुजबा नेवल एक्सरसाइज का नाम है, जो कि रशियन फौजी जो है वो पाकिस्तान आके करते हैं, हम उनके साथ उनके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर हमें एससीओ की मेंबरशिप मिल जाती है, वही एससीओ जिसका इस टाइम पे समरकंद के अंदर समिट चल रहा है। एससीओ की मेंबरशिप के बाद आप ये समझें कि हमारे रिलेशनशिप जो है रशिया के साथ उनके अंदर इंतहा की बेहतरी आती है। ठीक है, एंड आप देख लें कि अब जो है ये दुनिया बात कर रही है कि पाकिस्तान, रशिया और चाइना का एक नेक्सस बन रहा है। तो ये सारा कुछ तभी हो रहा है आफ्टर द एससीओ समिट। आफ्टर दिस हमें जब रियलाइज हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब ओपन कर रहा है और अब हमारी वो इतनी टलन विजन फॉरेन पॉलिसी नहीं रही जितनी पहले थी। ठीक है, नाउ आवर मैटर्स हैव बीन इंप्रूविंग और अब मामला जो है हमें ऐसा लग रहा है कि बेहतर हो रहे हैं। ठीक है जी, आगे करें। अच्छा, अब ये आपके सामने है द एवेन्यूज फॉर कोऑपरेशन। अगर पाकिस्तान इस सब के ऊपर फोकस करे तो हमारे रिलेशनशिप जो है रशिया के साथ बहुत बहुत ज्यादा बेहतर हो सकते। रशिया जो है वो एक अनडाउटेड लीडर है डिफेंस टेक्नोलॉजीज का। रशिया के पास बॉर्डर सर्वेलेंस की टेक्नोलॉजी है। अगर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान बॉर्डर सर्वेलेंस की टेक्नोलॉजी ले सकता है रशिया से। पाकिस्तान कैन टेक अ बॉर्डर सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशिया। फिर हम लोग सीपैक के अंदर रशिया को इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फौज का दहशतगर्दी को फाइट करने में बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है, वी कैन ऑफर रशिया एक्सपीरियंस ऑफर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। फिर वी कैन कोऑपरेट ऑन अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के फ्यूचर के ऊपर।
फिर रशिया हमारी मदद कर सकता है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में एससीओ के जरिए। फिर पाकिस्तान रशिया गैस पाइपलाइन और एनर्जी सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं रशिया उसके अंदर हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, रशिया जो है हमसे फूड इंपोर्ट एग्रीकल्चर इंपोर्ट के अंदर आ सकता है, रशिया हमें डिफेंस इक्विपमेंट दे सकता है, रशिया हमें वेपन्स दे सकता है। फिर एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना हुआ है रशिया, उसके अंदर हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, हम लोग एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हम बनाना चाहते हैं विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स रशिया तक जो जाएगा वो हमें वहां पे हेल्प कर सकता है। फिर पाक चाइना रशिया नेक्सस के अंदर हमारी मदद होगी। तो आप ये देखेंगे सिर्फ और सिर्फ छोटी चीजों पे फोकस करके आपके ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सकते। अगर पाकिस्तान चाहे तो हम लोग रशिया के साथ अच्छा खासा जो है फोकस कर सकते हैं अपने मामलात के ऊपर, एंड आवर रिलेशनशिप कैन ग्रो लीव्स एंड बाउंड्स। हमारे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जो है वो ग्रो कर सकते हैं। फिर ट्रेड के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि हमारा एक मिक्स एंड मैच किस्म का रिलेशनशिप रहा है रशिया के साथ, लेकिन अब जाके हमें नजर आ रहा है कि देयर आर एक्सट्रीम चांसेस फॉर एवेन्यूज फॉर कोऑपरेशन, और हम बहुत से मामलात के अंदर जो है वो रशिया के साथ अगर चाहें तो हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं, जो कि हमें करना भी चाहिए। ठीक है जी, तो दिस इज इट फ्रॉम आवर रशियन रिलेशन। अगली क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है विद चाइना, एंड दैट विल बी आवर फाइनल रिलेशनशिप, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यही रिलेशनशिप जो है ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बीच में सऊदी अरेबिया का भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यही रिलेशनशिप जो है हमारे इंपॉर्टेंट है, और चाइना के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको मैं बिल्कुल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करूंगा और आपको सारी चीजें जो है विद रिगार्ड्स टू दैट आई विल बी टेलिंग यू। ठीक है, तो आज के लिए आई विल टेक अ लीव फ्रॉम यू पीपल, और कल आप लोगों का टेस्ट है, आई होप आप लोग उसकी अच्छी तैयारी करें। आप लोगों को 2 सवाल करने होंगे, ठीक है, एंड आई होप कि आप लोग उसके ऊपर जो है प्रॉपर फॉर्मेट और प्रॉपर तरीके से उसको हेडिंग्स के साथ सारा कुछ करें। ठीक है, सिर्फ उससे जान मत छुड़वाना, एंड प्लीज कोई उस पर छुट्टी ना करे। ठीक है, बिल्कुल कोई छुट्टी ना करे। ये तरीका नहीं हो सकता कि आप लोग सिर्फ सुने और आप लोग ये कहें कि हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका टेस्ट हो रहा है और कोई बंदा चेक कर रहा है तो आई वांट ऑल ऑफ यू पीपल टू अपीयर इन दैट टेस्ट, और आप सारे बंदे जो हैं सारे लोग जो हैं उस टेस्ट के अंदर अपीयर हो। ठीक है जैन भाई, प्लीज इंश्योर करें कि सारे के सारे जो है ये कल टेस्ट में आए, और टाइम बिल्कुल आपने एक्स्ट्रा नहीं देना, जो टाइम अलॉटेड होगा सिर्फ वही देना है बिल्कुल। अगर कोई लेट आता है तो उसका उसमें से टाइम कम होगा, उसको और टाइम नहीं मिलेगा। बेहतर हो गया सर। एक सवाल था। जी जी प्लीज। सर ये बताएं कि रशिया और चाइना एक नेक्सस क्रिएट करके एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, आपका क्या टेक है इसमें? अच्छा जी, बिल्कुल। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं, और दुनिया जो है वो कह रही है कि जी वी आर मूविंग फ्रॉम यूनिपोलैरिटी टू बाइपोलैरिटी। ठीक है, हमें लग रहा है कि हम बाइपोलैरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, और चाइना जो है वो बहुत सी कोशिशें कर रहा है, और रशिया जो है, रशिया एक साइड पे क्या कर रहा है, रशिया इज ट्राइंग फॉर अ रिसर्जेंस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दुनिया ने ये नहीं सोचा था कि रशिया इतना जल्दी वापस आ जाएगा, रशिया इतना जल्दी रिसर्च कर जाएगा आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन इन 1990। लेकिन रशिया ने बहुत जल्दी रिसर्च किया, और अब क्या हो रहा है, अब रशिया ने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है यूक्रेन के। अब क्या हो रहा है, इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कर्टेल करने के लिए अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि रशिया को इतनी बुरी मार दो यूक्रेन के अंदर कि अब जो है वो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 80-100 ईयर्स जो है वो राइज ही ना कर सके। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि रशिया एंड चाइना दे आर बाइंग फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और रशिया जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर इन्फ्लुएंस बाय कर रहे हैं, और चाइना जो है, चाइना डेफिनेटली अपनी माइट को बढ़ाने के लिए रशिया के साथ इंटेंगल हो रहा है। लेकिन आई बिलीव कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अभी टाइम है, एंड इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे फ्रॉम द माइट ऑफ द अमेरिकन। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना है, जो कि अभी मुझे लगता है कि फॉर द करंट टाइम बीइंग इज डिफिकल्ट। लेकिन आप चाइना की रिसर्जेंस को नहीं रोक पा रहे हैं। ठीक है, चाइना ने 2049 का चाइना रीजुविनेशन प्लान बनाया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि ताइवान भी हमारा हिस्सा होगा, तिब्बत भी हमारा हिस्सा होगा, एंड हम दुनिया की सारी टेक्नोलॉजीज के अंदर लीड कर रहे हो। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इट इज एन इमिनेंट रियलिटी,
बट आई डू बिलीव कि ये जो रशिया यूक्रेन की वॉर है इसने बहुत से मामलात को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। एंड आपने अभी रिसेंटली ताइवान के अंदर देखा है कि कैसे नैन्सी पेलोसी का विजिट था और उसके बाद चाइना कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सका, क्योंकि चाइना फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमिक माइट के ऊपर और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस कर। चाइना, अमेरिका ये चाहता है कि चाइना किसी तरीके से किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाए जैसे रशिया फंसा, लेकिन चाइना बहुत ज्यादा स्मार्ट है और चाइना इस चीज को कोशिश कर रहा है कि हमें आप कहीं ना फंसाएं, हमें सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे अपने लोगों की वेलबींग और इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है। रशिया और चाइना की कॉपरेशन ग्रो होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दोनों के गोल्स, दोनों के एम्स जो हैं वो सेम है और दोनों एक दूसरे की आइडियोलॉजी को भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन आई बिलीव कि रशियन यूक्रेन वॉर ने इस वर्ल्ड ऑर्डर को अभी फॉर होल्ड कर दिया है और इस वर्ल्ड ऑर्डर की अभी इमिनेंस जो है वो होगी सही, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। थैंक यू जी, कल टेस्ट के लिए जरूर आइएगा।